हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं झूठा सच उपन्यास, जिसके लेखक हैं यशपाल। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने झूठा सच उपन्यास ज़रूर पढ़ लिया है। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप का बहुत अच्छे से जो है ये उपन्यास तैयार हो जाएगा और जिन्होंने पढ़ लिया है उनका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो है मैंने जितने भी उपन्यास पढ़ाए हैं आप सभी को पता है, बुक के माध्यम से मैंने पढ़ाया है और जिन्होंने भी पूरा क्लास देखा है उनको अच्छे से पता है कि किस तरीके से जो है मैं पढ़ाती हूँ। कोई भी तथ्य में से मैं जो है छोड़ती नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है निश्चिंत होकर इस क्लास को देखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे झूठा सच उपन्यास के बारे में। तो आप सभी को पता है कि झूठा सच उपन्यास जो है 2 भागों में विभाजित है, यानी 2 भागों में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। पहले भाग का नाम है वतन और देश, प्रकाशन वर्ष है 1958। दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है तो निश्चित रूप से आप 1958 ही लगाएंगे। और अगर नाम देकर पूछता है कि झूठा सच उपन्यास भाग 1 वतन और देश का प्रकाशन वर्ष क्या है तो भी 1958 ही होगा। और झूठा सच उपन्यास भाग 2 देश का भविष्य का प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1960 होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब जानेंगे हम लेखक यशपाल के बारे में। तो यशपाल का जन्म जो है 3 दिसंबर 1903 को इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है झूठा सच उपन्यास का विषय वस्तु हम देख लेते हैं। झूठा सच की कहानी 1947 में आज़ादी के वक्त हुए दंगे के ऊपर लिखी गई है। झूठा सच उपन्यास विभाजन के समय की त्रासदी को बयां करती है। ठीक है, ये विषय वस्तु है थोड़ा सा, तो आप जो लोग जानते रहिएगा। अब जो है उपन्यासकार जो हैं यशपाल, इनके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस उपन्यास के लेखक हैं तो आप सभी को पता है कि लेखक का जीवन परिचय, उनके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उन सभी को बारे में जो है आपको जानना ज़रूरी है। उससे पहले जो है आज की क्लास में जो है झूठा सच उपन्यास तो पढ़ ही रहे हैं जिसके लेखक हैं यशपाल, लेकिन यशपाल के और भी उपन्यास हैं, उनको मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं ट्रिक बताऊँगी, आप उस ट्रिक के माध्यम से जो है सभी उपन्यास को आप जो है अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं यशपाल के बारे में। तो प्रगतिवाद या मार्क्सवादी विचारधारा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम जो है यशपाल का ही आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके उपन्यास है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप में अमिता, झूठा सच भाग 1, झूठा सच भाग 2, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे और तेरी मेरी उसकी बात। अब इसको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद करेंगे, मैं लिख नहीं सकती हूँ सारा। ठीक है ना, तो आप आवाज़ सुनेंगे मेरी और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं सारे उपन्यास को आप कैसे याद करेंगे। तो इस ट्रिक से आप याद करिएगा, नाम लीजिएगा पहले यशपाल। ठीक है, यशपाल कहते हैं कि मेरे यहाँ जो है दादा कामरेड हैं वो देशद्रोही हैं। देशद्रोही क्यों हैं? क्योंकि वो दिव्या के पार्टी कामरेड हैं। मनुष्य के रूप में तभी अमिता आती है, वो जो है जो मनुष्य के रूप में अमिता आती है वो कहती है झूठा सच भाग 1, झूठा सच भाग 2 जो है बोलती रहती है। ठीक है, 12 घंटे तक। ठीक है, मनुष्य के रूप में अमिता आती है, झूठा सच भाग 1, झूठा सच भाग 2, 12 घंटे तक बोलती है, तभी जो है उसको अप्सरा का श्राप मिल जाता है। फिर वो सोचती है क्यों फंसे तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है, तो ये सारे उपन्यास जो है, कितने उपन्यास मैंने आपको बताया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उपन्यास है। ठीक है, 12 उपन्यास जो है इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। प्रकाशन वर्ष जो है, आप अगर आपके पास सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक है तो उसमें प्रकाशन वर्ष भी दिया है, विषय वस्तु भी दिया है, तो वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर नहीं है जिसके पास बुक, तो मैंने जो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो है सभी क्लासेस मैंने कराए हैं, उसका प्ले लिस्ट भी मैंने बना दिया है। तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हिंदी क्लासेस बाय शिवानी मैम, तो वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यशपाल के बारे में। ठीक है, यशपाल का जन्म जो है 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में फिरोजपुरी छावनी में एक साधारण खत्री परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? प्रेम देवी। वहाँ इनकी माता जो है अनाथालय के स्कूल में अध्यापिका थी। यशपाल के पिता का नाम हीरालाल था। माता पिता का नाम याद रखिएगा। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था ये भी आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है। एक साधारण कारोबारी व्यक्ति थे इनके पिता, ठीक है, हीरालाल। पिता की एक छोटी सी दुकान थी। अपने बचपन में ही यशपाल ने अंग्रेजी के आतंक और विचित्र व्यवहार की अनेक कहानियाँ इन्होंने सुनी थी, ठीक है। वे लिखते हैं, मैंने अंग्रेज़ों को सड़क पर सर्वसाधारण जनता से सलामी लेते हुए देखा है। इसमें जो है अपना वो अपमान कहते हैं कि मैं जो है अपना मैंने अपना अपमान अनुमान किया है और उसके प्रति विरोध का अनुभव किया है, ठीक है। आगे इनके बारे में जो है महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यशपाल का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य के कथाकारों में प्रमुख है। यशपाल एक साथ के क्रांतिकारी एवं लेखक दोनों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अपने विद्यार्थी जीवन से ही यशपाल क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1938 में जेल से छूटने के बाद मार्क्सवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक हो गए थे ये, और इनके प्रचारार्थ विप्लव नामक पत्र भी निकाला था। और इन्होंने जो है विप्लव नामक पत्र भी निकाला था। कौन सा पत्र? विप्लव नामक, ठीक है। पत्र का नाम ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, जेल से रिहा होने पर वे पंजाब न जा सके, क्योंकि पंजाब में जो है इनका प्रवेश जो है प्रतिबंधित था, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे लखनऊ में बस गए और लेखन कार्य करने लगे लखनऊ में, ठीक है। आगे देखेंगे, यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत इन्होंने कहानियों से की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनका जो नाम जो है, यशपाल के लेखन का प्रमुख विधा जो है उपन्यास है, लेकिन जो इन्होंने लेखन की शुरुआत किससे की थी? तो कहानी से किया था इन्होंने, ठीक है। यशपाल जी को देव पुरस्कार 1955 में, सोवियत लैंड पुरस्कार 1970 में, मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971 में, पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कारों से जो इन्हें सम्मानित किया गया था। यशपाल जी का निधन जो है 26 जनवरी 1976 में। जन्म इनका कब हुआ था? 1903 में, और मृत्यु 1976 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है यहाँ पे हम भूमिका पढ़ लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा ही है, यशपाल ये भूमिका जो है यशपाल ने खुद लिखा है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। झूठा सच के दोनों भागों, वतन और देश का भविष्य में देश के सामायिक और राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का यत्न किया गया है। उपन्यास की वातावरण को ऐतिहासिक यथार्थ रूप देने का विश्वसनीय बना सकने के लिए कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी आ गए हैं, परंतु उपन्यास में वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, उपन्यास के पात्र हैं। कहते हैं उपन्यास में जो है वो ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वो उपन्यास के पात्र हैं। कथानक में कुछ ऐतिहासिक, यहाँ पे ऐतिहासिक होगा, कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है, कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं, ठीक है। संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं। यह कथन किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, झूठा सच उपन्यास से, ठीक है, यशपाल का है। आगे देखेंगे, उपन्यास के सभी पात्र तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूत जी, सोमराज, रावत, इशाक, असद और प्रधानमंत्री, ये सभी काल्पनिक पात्र हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे पात्र परिचय अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पूरा पात्र परिचय अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पे जो है आपको 30-40% जो है आपको स्टोरी पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पात्र देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं। सबसे मुख्य पात्र जो है जयदेव पुरी है, प्रमुख पात्र हैं, यह मध्य वर्ग के प्रतिनिधि करता है। तारा इनकी बहन होती है, आगे देखेंगे, अभी स्टोरी पढ़ेंगे तो। उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है तारा, जयदेव पुरी की बहन है, कथा का केंद्रीय पात्र है, आधुनिक सोच वाली स्त्री है। कनक तारा की तरह आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाली स्त्री है, जो कि एक संपन्न परिवार की बेटी है, जयदेव से प्रेम करती है, विवाह होता है इनका, फिर संबंध विच्छेद हो जाता है, दोनों अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे गौड़ पात्रों में कौन कौन है, तो असद है जो लाहौर के कामरेड युवा कम्युनिस्ट पार्टी का युवा है। उसके बाद शीला है, शीला जो है राम जोला की पुत्री है, ठीक है, राम जोला की पुत्री कौन है? शीला है, ठीक है ना। और डॉक्टर प्राणनाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन हैं? तो डॉक्टर प्राणनाथ हैं। सोमराज आवारा युवक जिसका तारा से विवाह होता है, ठीक है।
पंडित गिरधारी लाल। पंडित गिरधारी लाल कौन है? नया हिंद पब्लिक के मालिक हैं। नया हिंद पब्लिक के मालिक कौन है? गिरधारी लाल। ओके, आगे है करमचंद्र कशिश। ये जो है परोपकार पत्रिका के मुंशी संचालक हैं। ठीक है, परोपकार पत्रिका के मुंशी संचालक हैं। दौलू मामा। दौलू मामा कौन है? शरीफ भोला आदमी जो अकारण बलदेव की बलि चढ़ जाता है। ठीक है, दौलू मामा जो है शरीफ भोला आदमी है जो अकारण जो है इनको बलदेव के द्वारा जो है बलि चढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। अब देखें रतन। देखते हैं रतन। रतन जो है कौन है? शीशों का प्रेमी है। ठीक है, रतन कौन है? शीशों का प्रेमी है। गौस मोहम्मद कौन है? एक प्रकाशक है। महाजन कौन है? कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है महाजन। ठीक है, कृष्ण नारायण अवस्थी कौन है? तो यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री हैं। मेहर कौन है? दंगे में भटकी तारा का साथी है। ठीक है, जो दंगे फसाद होते हैं तो उसमें जो है तारा भटक जाती है और फंस जाती है, तो वहाँ पे जो है इनको बचाते हैं। ठीक है, नब्बू कौन है? तारा से बलात्कार करने वाला। ठीक है, आगे देखेंगे हाफिज़ इनायत अली नब्बू के मोहल्ले के हाफिज़ हैं। ठीक है, नरोत्तम कौन है? मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र। मिस्टर रावत सचिव गृह मंत्रालय है। PS गिल कौन है? विभाजन का दंश झेल चुका युवा। निरंजन चड्ढा मर्सी का प्रेमी। ठीक है, ये कहा हटा दीजिए। माथुर पुराना दोस्त। ठीक है, माथुर जो है पुराना दोस्त रहता है इनका, PS गिल का। जया पूरी और तारा की बच्ची है। ठीक है, जया कौन है? पूरी और तारा की बच्ची है। उसके बाद सीता तारा के मोहल्ले की लड़की है। सीता कौन है? ये जयपुरी पे आप लोग मत जाइएगा, है ना। तारा क्योंकि जयपुरी की बहन होती है सोमपुरी। सोमपुरी भी है ना एक पात्र, तो उससे जो है तारा का विवाह होता है। ठीक है, तो उन दोनों की बच्ची है। ठीक है, सीता कौन है? तारा के मोहल्ले की लड़की है। पूरण देवी कौन है? सीता की माँ है। डॉक्टर श्यामा कौन है? डॉक्टर और कांग्रेस का बड़ा लीडर है। ठीक है, ये हो गए पात्र परिचय। अब हम आएंगे कथानक पे। ठीक है, कथानक देखेंगे, पढ़ेंगे। झूठा सच भाग 1 वतन और देश का कथानक क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। झूठा सच उपन्यास 2 खंडों में वतन और देश 2 खंडों में है। वतन और देश का भविष्य। ठीक है, 2 खंडों में है, लेकिन हम लोग पहला पढ़ रहे हैं तो देखेंगे। झूठा सच उपन्यास 2 खंडों में वतन और देश का में कुल, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, देश में कुल, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। झूठा सच उपन्यास 2 खंडों में है। वतन और देश का भविष्य। ठीक है ना, इसमें जो है कुल 12 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है ना, ये उपन्यास जो है कुल 1200 यानी 1200 पृष्ठों में प्रकाशित है। उपन्यास में भारत विभाजन के पूर्व की स्थिति, विभाजन के समय की लूट मार धाड़, बलात्कार, शरणार्थियों एवं पुनर्वास की समस्याओं, शिविर की घटनाओं, मानव मूल्यों का हास देखा जा सकता है इस उपन्यास में, यानी पहले भाग में। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस उपन्यास के बारे में लिखा है। इतनी विशालता, इतना वैविध्य, इतने प्रश्न, इतनी समस्याएं हिंदी के किसी एक उपन्यास में नहीं उठाई गई हैं। इसे अपने युग के औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा कथन ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस उपन्यास को जो है किस आलोचक ने महाकाव्य की संज्ञा दी है। तो झूठा सच उपन्यास। ठीक है, और किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे देखेंगे। प्रथम वतन और देश सन 1958 में प्रकाशित हुआ था और प्रथम भाग में, ठीक है, प्रथम भाग में 1942 से लेकर 1947 तक की घटनाओं का सफल अंकन किया गया है। ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रथम भाग में जो है 1942 से लेकर 1947 तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन तथा देश विभाजन की घटनाओं को प्रमुख रूप से लिया गया है। इस बृहद उपन्यास की कथा का चयन उपन्यासकार ने राजनैतिक सामाजिक जीवन से किया है। इस उपन्यास के आधारशिला प्रमुख पात्रों पर खड़ी की गई है, अपितु सारा समाज पात्रों के रूप में सिमट कर आ गया है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अभी देखेंगे कितने सारे पात्र हैं, सिमट कर आ गया है। झूठा सच में तारा, जयदेव, कनक, गिल, नयर, कांता, असद, सुधर, सोमराज, इशाक, नाथ,
राम भुलाया, राम वज्जा, रतन आदि पात्र भारतीयता के प्रतीक हैं। इस उपन्यास में उपन्यासकार पात्रों का वर्णन स्वाभाविक और यथार्थ रूप से वर्णन करने का कारण यह उपन्यास अमरत्व की कसौटी पर खड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा सा उपन्यास के बारे में दिया था। अब यहाँ से जो है कथा प्रारंभ है। ठीक है, स्टोरी हम पढ़ते हैं, पूरी देखते हैं। कथा का प्रारंभ लाहौर के मध्यवर्गीय समाज को उसकी संकीर्णता ने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, कथा का प्रारंभ जो है लाहौर के मध्यवर्गीय परिवार से होता है। मध्यवर्गीय समाज को उसकी संकीर्णता में ग्रहण किया है। ठीक है, यह मध्यवर्गीय परिवार राम भुलाया का है। ठीक है, राम भुलाया का है। मास्टर राम भुलाया ट्यूशन करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी दोनों संतानों जयदेव पुरी और तारा विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण पुरी को जेल हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जयदेव पुरी और तारा किसके बच्चे हैं? तो राम भुलाया के हैं। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है, राम भुलाया जो है पात्र में आपने कहीं देखा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, जयदेव पुरी और तारा के पिता हैं ये। ठीक है, अब जो है जयदेव पुरी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता है, इसके कारण जो इसको जेल हो जाती है। जेल से मुक्त होकर वो आर्थिक कठिनाई का सामना करने के लिए उर्मिला को, जेल से जब मुक्त होता है तो उसको जो है आर्थिक कठिनाइयाँ जो होती हैं तो उसका सामना करने के लिए वो उर्मिला नाम की लड़की को ट्यूशन पढ़ाता है। ठीक है, परंतु उर्मिला के स्वभाव के कारण वह ट्यूशन छोड़कर लाहौर में ही पंडित गिरधारी लाल की पुत्री कनक को पढ़ाने लगता है। उर्मिला थोड़ा जो है स्वभाव से ठीक नहीं होती, तो उसकी जो है हरकतों की वजह से जो है उसको छोड़ के गिरधारी लाल की पुत्री कनक होती है, उसको ट्यूशन पढ़ाता है। धीरे धीरे कनक और पुरी के बीच की आत्मीयता प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद उसकी बहन के बारे में दिया गया है। तारा जो है पुरी की बहन है। तारा भी युवा होने के कारण कॉमरेड असद से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहती है। ठीक है, जो तारा है पुरी की बहन, वो जो है जयदेव पुरी, ठीक है ना, जयदेव पुरी की बहन तारा है, वो जो युवा है तो वो भी जो है कॉमरेड जो होता है असद, उसके साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहती है। लेकिन उसके घर वालों के सम्मुख पराजित होकर, घर वाले नहीं मानते हैं, ठीक है, उसमें पराजित होकर अशिक्षित सोमराज से विवाह, शिक्षित जो सोमराज है उससे जो है इसको अनमेल विवाह करना पड़ता है। सुहाग रात को ही सोमराज उसके साथ पारसिक व्यवहार करता है। उसी रात मुसलमानों के द्वारा आग लगाए जाने पर तारा उसी रात मुसलमानों के द्वारा आग लगाए जाने पर तारा उसी शोर में जो है सोमराज से पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। उसी रात लाहौर में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो रहे थे। उन दंगों में तारा के साथ बलात्कार किया जाता है। उसके बाद स्त्रियों का क्रय विक्रय करने वाले मुसलमान गुंडे गफूर के हाथों में तारा पहुंच जाती है। पुलिस द्वारा तारा को वहां से शरणार्थी कैंप में पहुंचाया जाता है। ठीक है, पुलिस पकड़ लेते हैं, फिर जो तारा को शरणार्थी कैंप में पहुंचा दिया जाता है। वहाँ कमेटी की सदस्यता कौशल्या, ठीक है ना, कमेटी रहती है वहाँ पे, उसकी सदस्यता जो है कौशल्या देवी के साथ अपने वतन और देश अमृतसर पहुँचा दी जाती है। ठीक है, जो एक कमेटी की सदस्य होती है ना कौशल्या देवी, इनके साथ जो है तारा को अपने वतन और देश अमृतसर पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, देश के बारे में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर पुरी और कनक का प्रेम बढ़ता चला जाता है। कनक द्वारा नौकरी के आश्वासन दिए जाने पर पुरी नैनीताल चला जाता है। ठीक है, कनक जो है आश्वासन देती है, नौकरी का आश्वासन देती है, जिसके कारण पुरी नैनीताल चला जाता है। परंतु लाहौर में दंगों की खबर सुनकर वह लाहौर से वापस आ जाता है। ठीक है, नैनीताल जाता है परंतु वो लाहौर में दंगों की खबर सुनकर जो है वापस लाहौर में आ जाता है। ठीक है, जहाँ उसके घर वाले नहीं मिलते हैं, वह अपने घर वालों को ढूंढने निकल पड़ता है और जो है कथा का यहीं पे अंत हो जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। दूसरे भाग में देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, झूठा सच भाग 2, देश का भविष्य। ठीक है, देश का भविष्य भाग में पूरी शरणार्थी कैंप में आटा लेता दिखाई देता है। ठीक है ना, इसमें जो है दूसरे भाग में पूरी जो है जयपुरी, ठीक है, आटा लेता हुआ दिखाई देता है। बाद में जलंधर के ढाबे पर बर्तन साफ करने का काम करते हुए उसे अपना कैदी मित्र सूद मिलता है। ठीक है ना, कैदी जहाँ पे कैद रहता है जेल में, सूद रहता है वहाँ पे, वो मिलता है और वह उसकी सहायता से प्रेस चलाने लगता है। प्रेस चलाने पर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है।
समाचार पत्र से ही उसे अपने परिवार के बारे में पता चलता है। यहीं पर उर्मिला भी आकर उससे मिल जाती है, जिसको पढ़ाता रहता है स्टार्टिंग में ट्यूशन, भाग 1 में हमने पढ़ा था, है ना, वो मिलती है और वहीं रहने लगती है। परंतु कनक के आने पर, परंतु जो है बाद में कनक भी आ जाती है, ठीक है। कनक के आ जाने पर उर्मिला को पूरी का साथ छोड़कर अस्पताल में नर्स का कार्य करने जाना पड़ता है। अब कनक और पूरी अच्छी तरह रहने लगते हैं, ठीक है। शिक्षित और सुंदर तारा भी मिस्टर रावत सेक्रेटरी, ठीक है, शिक्षित रहती है तारा और सुंदर भी होती है, वो जो है मिस्टर रावत सेक्रेटरी होम मिनिस्टर से मिलकर डॉक्टर प्राणनाथ का सहयोग पाकर अंडर सेक्रेटरी फॉर स्मॉल स्केच इंडस्ट्रीज वीमेन सेक्शन का पद प्राप्त कर लेती है, ठीक है। ये जो है पद प्राप्त कौन करता है, तो कनक करती है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा किसके सहयोग से, प्राणनाथ के सहयोग से पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। पद जो है प्राप्त कर लेती है। उसके बाद यहाँ उसका प्रेम डॉक्टर प्रेमनाथ से हो जाता है। अब बताओ, ठीक है, उसकी जिसकी सहायता से पद प्राप्त करती है, कौन सा पद, अंडर सेक्रेटरी फॉर स्मॉल स्केच इंडस्ट्रीज वीमेन सेक्शन का पद प्राप्त करती है, ठीक है। उसके बाद जो है प्राणनाथ से प्रेम हो जाता है इसको और वह उससे विवाह कर लेती है। दूसरी ओर तारा का पक्ष लेने पर कनक, ठीक है, दूसरी ओर जो है तारा का पक्ष लेने पर कनक और पूरी में तनाव बढ़ने लगता है, जो निरंतर बढ़ते चला जाता है। अंततः पूरी ने उसे तलाक का नोटिस दे दिया, परंतु चुनाव के बाद सूद के जीतने और मिनिस्टर बन जाने पर पूरी और सोमराज ने तारा और प्राणनाथ को नोटिस भिजवाकर केस सूद के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। इससे तारा ने नौकरी से त्यागपत्र देने का जो है मन बना लिया। अगले चुनाव में मिस्टर सूद पराजित हो जाते हैं और वह त्यागपत्र नहीं देती है, कौन, तारा, ठीक है। कनक भी अपने योग्य व्यक्ति गिल को देखकर पूरी से तलाक लेने का दृढ़ निश्चय कर लेती है। कनक जो है अपने योग्य व्यक्ति गिल को देखकर पूरी से जो है तलाक लेने का निश्चय कर लेती है। मिस्टर सूद ही चुनाव में पराजित हुए। पूरी के पतन के साथ ही उपन्यास समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा कथानक। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा सा स्टोरी दोनों में क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियों पे। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे, ठीक है। देखेंगे पहली पंक्ति है जर्नलिज्म सियायत, ठीक है, जर्नलिस्ट सियायत का जहाज है, वह चाहे तो स्टेट को बचा ले चाहे तो डुबा ले। ये कशिश जी संपादक का पंक्ति है, ठीक है। आगे देखेंगे पत्रकार के काम की विशेषता यह है कि वह अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर मालिकों की इच्छा अनुसार घटनाओं के वर्णन को रंग देता है। लेखक का कथन है ये। अगला कथन है सहायक संपादक प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनें होती हैं। लेखक का कथन है ये, ठीक है। पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं में बह जाना नहीं बल्कि उन भावनाओं को दिशा दिखाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। इन सभी कथनों को आप लोग ज़रूर याद करिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। ये भी जो है कशिश जी संपादक का है। पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं परंतु आवश्यक बना दिया गया है। लेखक का कथन है। अगला कथन क्या है देखेंगे। स्त्री अपनी शोभा अपने से हारे पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। लेखक का कथन है। अगला कथन है सफ़ेद पोश निम्न मध्यवर्गीय के लिए अपनी गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की दूसरी बात क्या हो सकती है। लेखक का ही कथन है। नेक्स्ट कथन जो है देखेंगे स्त्रियों के जीवन में लज्जा का उतार चढ़ाव दिन के पहरों में ताप की भांति होता है। बचपन में लाज की अनुभूति नहीं रहती। जीवन के दूसरे पहर में जब वे अपने शरीर में नारित्व को पहचानने लगती है और जान जाती है कि उसके जीवन की परिणति उसका आकर्षण शक्ति में है तो वे आकर्षक के प्रबल माध्यम लाज को बढ़ाने लगती है। लेखक का कथन है, ठीक है। अगला कथन देखेंगे पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है। इन मरे मुसलमानों का राज दिल्ली लखनऊ आगरा में रहा होगा। पंजाब तो हमारा है, ठीक है। मियाँ बीवी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पर ठहरता है। लेखक का कथन है।
दोनों कथन लेखक का है। अगला कथन देखेंगे, ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगा है, परंतु हिंदुस्तान में मौजूद अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति वर्तमान स्थिति जानती नहीं। वे हिंदुस्तान के शासन का मोह नहीं छोड़ना चाहते। ये भी लेखक का कथन है। सभी जो है लेखक के कथन है स्टार्टिंग में, तो ध्यान दीजिएगा। अगला कथन देखेंगे, संपत्ति के आधार पर संभ्रांत बनी श्रेणी की स्त्री का प्रयोग सेक्स के अतिरिक्त और है भी क्या। ठीक है, ये कथन जो है मुझे लगा लेखक का होगा, है ना। अभी तक लेखक कथन पढ़ते आ रहे हैं। डॉक्टर प्राणनाथ का है। ठीक है, अगला कथन देखेंगे, यह स्त्रियां यह सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें सेक्स के बिना भी लाइक कर सकता हूँ। प्राणनाथ तारा से कहता है। ठीक है, अगला कथन देखेंगे, बल्कि सेक्स के लिए भी छोड़िए ना, ये कथन ये छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िए। ये पत्नियाँ तो केवल संपत्ति विवाद अधिकारी पैदा करने के लिए हैं। ये स्त्री की एक हो व्यापकता को जानती है। हाथ आ गए पुरुष को हाथ से निकलने न देना। इन्हें तुम्हारी किसी अन्य योग्यता से ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे नारित्व के आकर्षक से ईर्ष्या है। ठीक है, प्राणनाथ तारा से कहता है। अगला कथन देखेंगे, एटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि जून 1948 में हिंदुस्तान के जिस भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी। लेखक का कथन है। तो इसमें जो है ज़्यादातर कथन जो है लेखक का है, तो आप लोग को आसानी होगा याद करने में। ठीक है, तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। ठीक है।